प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 15,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, केंद्र ने पिछले 10 वर्षों में बंगाल में विकास का अंतर दूर करने की कोशिश की। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी विकास वित्त और विकास निगम का किया उद्घाटन। कहा, इस पहल से शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र होंगे आधुनिक और मजबूत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम से प्रदेश के सभी 90 विधानसभा के लिए भाजपा चुनाव कार्यालयों का किया उद्घाटन। कहा, 11 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन। और आबकारी व कराधान विभाग द्वारा कर वसूली को लेकर वन टाइम सेटलमेंट योजना की हुई शुरुआत। पंजीकृत व्यापारी और उद्योगपति 30 मार्च तक योजना का उठा सकते हैं लाभ। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र ने पिछले 10 वर्ष में बंगाल में विकास के अंतर को दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने आज सुबह पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कृष्णा नगर से 15,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए गति प्रदान कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने कल 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। इन पहलों में रेलवे, बंदरगाह और पेट्रोलियम से जुड़ी कई विकास परियोजनाएं शामिल हैं। स्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से रेल पश्चिम बंगाल के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है, लेकिन इतिहास की जो बढ़त बंगाल को हासिल थी आजादी के बाद, उसे सही ढंग से आगे नहीं बढ़ाया गया। यही कारण है कि तमाम संभावनाओं के बावजूद बंगाल पीछे छूटता गया। पिछले 10 वर्षों में हमने उस खाई को पाटने के लिए यहां के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया है। आज हमारी सरकार बंगाल के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा रुपए खर्च कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी द्वार के रूप में कार्य करता है। इस द्वार में पूर्व में विकास का प्रवेश बिंदु बनने की क्षमता है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र में सड़क मार्ग, रेलवे, जल मार्ग के माध्यम से कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी सुविधाएं विकसित कर रही है। देश के कई राज्यों के लिए पूर्वी द्वार का काम करता है। पूरब में इस द्वार से प्रगति की अपार संभावनाओं का प्रवेश हो सकता है। इसलिए हमारी सरकार पश्चिम बंगाल में रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज की आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए काम कर रही है। उन्होंने पुरुलिया जिले में स्थित दामोदर घाटी निगम की रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन के दूसरे चरण की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने 650 करोड़ रुपए की लागत से विकसित मेजिया थर्मल पावर स्टेशन में सल्फर अलग करने के लू गैस प्रणाली का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सरकार वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बंगाल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों संगठन के तहत राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम NUCFDC का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत करना है। इस अवसर पर अमित शाह ने सहकारी बैंकों के सभी हितधारकों से बैंकिंग क्षेत्र के विकास और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की। उन्होंने विश्वास जताया कि संगठन वन टाउन हमारे शहरी सहकारी बैंक अभियान के तहत हर कस्बे में एक शहर एक सहकारी बैंक विकसित करेगा। अमित शाह ने आगे बढ़ने के लिए हितधारकों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शहरी सहकारी बैंकों के सहयोग से देश का समावेशी आर्थिक विकास संभव है और इस आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि यह अंतिम छोर तक पहुंचे।
कृषि के साथ जुड़ी हुई सहकारी गतिविधि सारी कृषि मंत्रालय में आती थी। मत्स्य उद्योग के साथ जुड़ी हुई सारी सहकारी गतिविधियां मत्स्य और पशुपालन में आती थी। डेयरी के साथ जुड़ी हुई सारी कोऑपरेटिव्स डेयरी मंत्रालय में चली जाती थी और अर्बन बैंकिंग के साथ जुड़ी हुई सारी कोऑपरेटिव संस्थाएं वित्त विभाग में चलती थी। एक प्रकार से सहकारिता मंत्रालय टुकड़ों टुकड़ों में चल रहा था। सालों से सहकारी क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं की ये मांग थी कि एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया जाए और मोदी जी ने 75 साल के बाद इस स्वतंत्र मंत्रालय का गठन कर सहकारिता को नया जीवन। उन्होंने कहा कि इस संगठन की स्थापना आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। मंत्रालय के अनुसार एनयूसी एफडीसी को गैर बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकृत किया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से धरातल पर उतर चुकी है। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के भाजपा कार्यालय गुरु कमल में, जहां गुरुग्राम विधानसभा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया, तो वहीं वर्चुअल माध्यम से सभी 89 विधानसभाओं के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इसी दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 11 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुग्राम आ सकते हैं, जहां पीएम द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि पन्ना प्रमुख से लेकर जिले के तमाम कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाकर मोदी सरकार की नीतियों के बारे में बताएं और पूरी तरह से चुनाव में जुट जाएं। 11 मार्च को प्रधानमंत्री जी स्वयं गुरुग्राम आने वाले हैं। और उस दिन संभवतः अगर डिपार्टमेंट की ओर से सब चीजें क्लियर हो गई तो द्वारका एक्सप्रेस वे उसका उद्घाटन होने वाला है। लेकिन अब हर कार्यक्रम को हमने पूरे मनोयोग से अपने अपने क्षेत्र में पूरा करना है कि आज देश में एक वातावरण बन चुका है कि अगली तीसरी बार मोदी जी की सरकार को बनाने के लिए हमारे युवा मोर्चा के साथी जो नारा लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा प्रत्याशियों के चयन के लिए लगातार बैठकें चल रही हैं और जल्द ही प्रत्याशियों का चयन भी हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जिस तरह 2019 में हरियाणा में सभी 10 सीटों पर भाजपा ने विजय हासिल की थी, उसी तरह इस बार भी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा विजय हो, इसके लिए सभी धरातल पर उतरकर चुनाव में जुट जाएं। देश में 400 पार की बात हमने कही है, हरियाणा में 10 की 10, और हमारे पास चूंकि गुंजाइश नहीं है 10 से ऊपर जाने की, क्योंकि 10 तो हम पहले ले चुके हैं। केंद्र में तो नारा लगाया जा रहा है कि पिछली बार जो थी उससे आगे बढ़कर के बोल रहे हैं, लेकिन हरियाणा 10 की 10 थी, तो यहां 10 की 10 दोबारा लेनी है, बरकरार रखनी है, कहीं कोई कमी ना आ जाए। तो हमारा टारगेट स्पष्ट है, हरियाणा इस बार 10 की 10 सीटें लेगा और उसमें हर लोकसभा, हर विधानसभा और विधानसभा के बाद हर एक मंडल, मंडल के बाद शक्ति केंद्र, उसके बाद बूथ, बूथ के बाद पन्ना प्रमुख, यहां तक सबको अपने अपने काम में लगना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पलवल के हुड्डा सेक्टर 2 में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया। इस अवसर पर पलवल विधायक दीपक मंगला, पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल सहित अन्य भी मौजूद थे। पलवल विधायक दीपक मंगला ने कहा कि लोकसभा चुनाव कार्यालय से चुनाव से संबंधित सभी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने लोक कल्याण के अभूतपूर्व कार्य किए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकार हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंची है। पलवल के अंदर रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य हमारे इन प्रदेश के 2.5 साल के अंदर, केंद्र सरकार के 10 साल के अंदर हुए।
अगर मैं बात करूं यहाँ, चाहे वो एलिवेटेड फ्लाईओवर है, चाहे विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, चाहे हमारे पलवल शुगर मिल की क्षमता बढ़ने की बात है, चाहे हमारी केजीपी, केएमपी, दिल्ली बड़ौदा रोड, पलवल से लेकर सोनीपत तक रेल कॉरिडोर, चाहे हमारे इस बरौली के अंदर पावर हाउस की बात है, चाहे खादर गांव में दो कैंपिंग पुल हंतरी के अंदर, गुरुवारी के अंदर, चाहे हमारा जिला स्तरीय स्टेडियम घोड़ा के अंदर बन रहा है, इंडोर स्टेडियम पलवल के हमारे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बना है, हमारे यहाँ हाई टेंशन तार नेशनल हाईवे से आती है, हमारे यहाँ पलवल की ITI हाईटेक ITI हुई है, हमारे यहाँ पूर्वांचल भाइयों के लिए पूर्वांचल पौंड का निर्माण हुआ। पहले पलवल में कोई शहीदी स्मारक नहीं था, शहीद उधम सिंह पार्क के रूप में। हरियाणा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कार्यालय खोले जा चुके हैं तथा अब हर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कार्यालय खोलने शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकसभा के चुनाव में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में भारत में अंतिम व्यक्ति तक सुविधाओं को पहुंचाया गया है तथा उनके कार्यालय में भारत मजबूत, सुरक्षित व आर्थिक शक्ति बना है। कल भिवानी जिले के तोशाम अनाज मंडी में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में जहां पिछली सरकारें सिर्फ 24 घंटे बिजली देने का वायदा करती थी, इस कार्य को धरातल पर मनोहर लाल सरकार ने कर दिखाया है। किसी भी दल का वो कार्यकाल रहा है, वो 24 घंटे बिजली की बात तो करता था, परंतु आज तक 24 घंटे बिजली नहीं दी गई। ये 24 घंटे बिजली देने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। आज हर गांव के अंदर 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम अगर कोई सरकार कर रही है तो मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। मैंने कहा है कि बातें कम हुई हैं, काम ज्यादा हुए हैं। कांग्रेस की सरकार के अंदर बातें ज्यादा होती थी, काम दिखाई नहीं देता था, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर ही गरीब व्यक्ति की सुनी गई है, गरीब व्यक्ति का विकास हुआ है। इनके समय के अंदर गरीब व्यक्ति का शोषण हुआ है, और जब इस प्रकार का जनता आंकलन करती है तो बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं, मनोहर लाल जी। इस दौरान कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने बजट सत्र में दक्षिण हरियाणा के भिवानी जैसे क्षेत्र में दादलपुर हेड से पानी लाने का प्रोजेक्ट का विरोध जताया है, वह उचित नहीं है। अच्छा काम किया, केंद्र सरकार ने अच्छा काम किया, सारा पैसा उन्होंने देना था। बाद में हमारी चर्चा हुई मुख्यमंत्री जी ने कि जी पानी राजस्थान को दे रहे हो तो क्यों ना हमारा इलाका है पुआनी खेड़ा का, तोशाम का, शिवानी का और महेंद्रगढ़ का, कुछ हिसार का, गलवा का इलाका है, यहाँ भी पानी की तंगी है। 3 पाइप राजस्थान के दे रहे हो तो 1 पाइप हमारे हरियाणा के लिए अलग ले आओ। वो योजना मंजूर होगी। 10-12 हजार करोड़ रुपए में 2-2.5 हजार करोड़ रुपए का पाइपलाइन दब के, ताजेवाड़ा से पाइपलाइन दब के वो उसका पानी यहाँ निकलेगा। आबकारी व कराधान विभाग द्वारा कर वसूली को लेकर वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की गई है। पंजीकृत व्यापारी और उद्योगपति 30 मार्च तक योजना का लाभ उठा सकते हैं। आबकारी व कराधान आयुक्त सरोज देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा कर वसूली के लिए आबकारी व कराधान विभाग ने वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की है। उन्होंने योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि GST से पहले 7 कर अधिनियमों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। सरोज देवी ने बताया कि व्यापारियों व उद्योगपतियों के बकाया टैक्स से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए विभाग द्वारा OTS योजना के तहत छूट दी गई है। एरियर जो बकाया पड़े हुए होते हैं उनको एक तरह से सरकार ने छूट दी है सेटलमेंट स्कीम के थ्रू, जिसमें जो एडमिटेड टैक्स है, रिटर्न जब भरता है डीलर, तो उसमें जितना टैक्स अपने आप से कहता है कि हाँ ये मेरा बनता है और मैं ये भर नहीं पाया, ड्यू है ऑन एज पर रिटर्न, केवल वो 100% भरना है। बाकी सब यदि डीलर उसको एग्री नहीं कर रहा है ऑफिसर के ऑर्डर से, तो वो डिस्प्यूटेड होके और
या फिर सी फॉर्म वगैरह है, उसका कोई एरियर है, डिफरेंशियल टैक्स है, तो उसका 30-40% भर के बाकी ब्याज और पेनल्टी सब माफ़ है। बहुत अच्छी स्कीम है सरकार की, ताकि लोग इसका बेनिफिट उठाएं, अपने एरियर ख़त्म करें, ताकि जीएसटी में भी उनकी लायबिलिटी कम हो सके। उन्होंने बताया कि जो व्यापारी या उद्योगपति इस दौरान अपना टैक्स नहीं भरेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उनकी प्रॉपर्टी अटैच करना, फैक्ट्री व उद्योग अटैच करना सहित अन्य कार्रवाइयां शामिल हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कैथल के विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 3 मार्च को करनाल में राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग होगी। उस दौरान अजय सिंह चौटाला के जो आदेश होंगे उसी पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक 6 लोकसभा में नव संकल्प रैली हो चुकी हैं और आगामी रैली 7वीं लोकसभा में होगी। लोकसभा चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है, लेकिन गठबंधन को लेकर कोई सहमति बनती है तो उससे भी फैसला लिया जा सकेगा। करनाल के अंदर जननायक जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जो भी आदेश देंगे, पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसके ऊपर काम भी करेगा। और मैं मानता हूं कि हमारी 6 लोकसभा हमने कवर करी है और जल्द 7वीं लोकसभा का जो हमारा नव संकल्प रैली का शेड्यूल जो है वो जारी करें। हम तो 10 की तैयारी कर रहे हैं और तो अलायंस के अंदर कोई बैठ के फिर निष्कर्ष निकलेगा तो उसके ऊपर फैसला लिया जाए। वहीं किसान आंदोलन पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन करने की बात हुई थी। यदि आंदोलन के बीच में कोई हिंसक घटना करता है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदता है, जबकि पंजाब सिर्फ 2 फसलें खरीदता है। हरियाणा सरकार 18 फसलों पर भावांतर भरपाई योजना से किसानों की आर्थिक मदद करता है। यदि इसी प्रकार से पंजाब सरकार मदद करती है तो किसान खुशहाल होगा। तो एक चीज कहता हूं कि पंजाब के हमारे भाइयों को हरियाणा से समझकर कि कैसे कृषि व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए, पंजाब सरकार पे दबाव डालना चाहिए। आज 2 फसलें पंजाब सरकार एमएसपी पर खरीदती है और हरियाणा 14 खरीदती है। 18 फसलों पर हम भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से आर्थिक मदद किसान को करते हैं। मुझे लगता है अगर पंजाब सरकार भी यही मॉडल अपनाए तो बहुत बेहतर कृषि व्यवस्था पंजाब में है। हम भी केंद्र से सपोर्ट लेते हैं, गेहूं में, जीरी में 25%, दालों में 25% और फसलों पर, और उसके बाद स्टेट अपना बेयर करती है 75% कई फसलों पर। पर 12 फसलें हमने ली है और ये नंबर 14 फसलों तक हम ले गए और इसको और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम रुक नहीं रहे और यही है जो किसान को और समृद्ध बना रहा है। पूर्व मंत्री अब 3 लोकसभा के क्लस्टर प्रभारी राव नरबीर सिंह ने कल हिसार के जिला कार्यालय में विकसित भारत संकल्प पत्र के लिए सीधा पीएम मोदी को सुझाव भेजने के लिए सुझाव पेटी का शुभारंभ किया और कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम सुझाव भी लिए। इस अवसर पर उन्होंने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार पीएम बनाने के लिए एनडीए का 400 पार का लक्ष्य लेकर अपने बूथों को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि नव मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए चुनावी प्रचार में पूरी तरह से जुट जाएं। पूर्व मंत्री राव नरबीर ने कहा कि हर बूथ प्रभारी अपने बूथों को मजबूत करने का कार्य करें तथा 10 दिनों तक प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे अपने बूथ पर अवश्य लगाएं। इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने कहा कि विकसित राष्ट्रों में अपने देश को शामिल करने के लिए आमजन से सुझाव लिए जा रहे हैं। आम जनमानस जो मोदी जी से जुड़ना चाहता है और विकसित भारत के लिए भारत में क्या होना चाहिए वो बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल हो, उसके लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव आएंगे और जो भी अच्छे सुझाव आएंगे वो भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल होंगे। आम आदमी मोदी जी तक पहुंच नहीं सकता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र लेने के लिए इसको पेटी को ले जाके आम जनता के घर द्वार तक पहुँचा रही है कि आपको यदि विकसित भारत का एक सपना है कि कैसा होना चाहिए, कोई सुझाव हो तो इसमें डाल के आप अपनी बात को हाई कमान तक मोदी जी तक पहुंचा सकते हैं ताकि वो उस संकल्प पत्र में भाजपा में शामिल हो सके। ये मंडल स्तर तक जाएगा और गांव स्तर तक भी जाएगी। अभी जिला स्तर पे आई है, लोकसभा स्तर पे आई है, इसके बाद नीचे तक ये जाएगी, उसके बाद संकल्प पत्र तैयार हो। पूरे विश्व के अंदर लगभग 193 देश है, जिसमें से 37 राष्ट्र ही विकसित राष्ट्र है। उन 37 राष्ट्र के अंदर शामिल हमारा जो देश होना चाहिए, उसके लिए जो आम जन से भी
सुझाव लिए जा रहे हैं। टेलीफोन नंबर भी है, वो उसमें भी दे सकते हैं। और जो ये पेटी जो है हमारी जो जिला अध्यक्ष महोदय है, उन्होंने आज यहाँ रखी है और हर विधानसभा के अंदर भी ये पेटिका जाएगी, जिसमें आम लोगों के सुझाव लेकर के ताकि उस पर इम्प्लीमेंट करके और देश को विकसित भारत जो बनाया जा सके। 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने के योग्य हुए मतदाताओं की संख्या पूरे देश में 1.84 करोड़ है, जबकि कुल मतदाता 96.8 करोड़ हैं। फरवरी 2024 के आंकड़े बताते हैं कि 1,84,81,610 मतदाताओं की उम्र 18 से 19 वर्ष है। यही वजह है कि केंद्र सरकार इन युवाओं को मताधिकार का उपयोग जरूर करने के लिए प्रेरित करने का अभियान चला रही है। मेरा पहला वोट देश के लिए नाम यह पहल युवा मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से शैक्षणिक संस्थानों से लेकर अन्य उचित जगहों पर चलाई जा रही है। इस अभियान में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास दिलचस्पी ले रहे हैं। वहीं अपने मत का पहली बार प्रयोग करने वाली जिला जींद के नरवाना की महाविद्यालय की छात्राओं ने डीडी न्यूज़ हरियाणा से अपने विचार साझा करते हुए बताया कि इस वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के प्रति छात्राओं में मतदान के प्रति काफ़ी उत्साह है और छात्राएं देश को बेहतर दिशा में ले जाने वाले दल को ही अपना मत देना चाहती हैं। छात्राओं ने कहा कि हमारा वोट हमारे देश के लिए और हम ऐसी पार्टी को अपना मत देना चाहेंगी जो कि समूचे देश को हर प्रकार से अच्छी दिशा में लेकर जाए और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करे। मैं सबसे पहले उन नेता को चूज करूंगी जो हमारे देश के लिए अच्छा करेंगे और साथ ही साथ हमारे देश का विकास करेंगे, क्योंकि हमें हमारा फ्यूचर है और हमें हमारे फ्यूचर को ध्यान से देखना है। तो मैं उन नेता का वोट करना चाहूंगी जो हमारे फ्यूचर को बहुत अच्छे से डेवलप करेंगे और साथ में हमें हेल्प करेंगे फ्यूचर में। हमें ऐसे नेता को वोट देना चाहिए जिन्होंने देश के लिए पहले भी काम किए और आगे वह काम करता रहे, जो लोगों की बेरोजगारी के बारे में ध्यान दे और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दें और जो उन्होंने अपने घोषणा पत्रों में लिखा हुआ है उन बातों को हमें अमल में रखना चाहिए और जो उसमें गलत लिखा गया है हमें उसके बारे में अवेयर करना चाहिए लोगों को कि वो क्या कर रहे हैं और हमें उनके भविष्य मतलब पहले जो उन्होंने कार्य किए उनको देखते हुए आगे उन्हें वोट देना चाहिए। मेरा ये अधिकार है ना हमारे कॉलेज वालों ने दिया, क्योंकि हमारे कॉलेज वाले हमारी लड़कियों के लिए बहुत अच्छा करते हैं और वो है ना जैसे लड़कियों की एज होती है वो है ना वोट बनवाने के लिए स्पेशल एक कमेटी को लेकर आते हैं और मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ। मैं एक ऐसे व्यक्ति, जैसे हम डेली न्यूज़ देखते हैं तो उनमें हमें पता चलता है कि कौन व्यक्ति करप्ट है, कौन हमारे समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है और मैं एक ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहती हूँ जो हमारे लिए आगे आने वाले फ्यूचर में अच्छा काम करेगा। एक जिम्मेदार सिटीजन होने के नाते सभी को यही कहना चाहूँगी कि आप अपने मतदान को हल्के में मत लीजिए, सभी अपनी पूरी सूझबूझ से और अपने पूरे विवेक से वोट दीजिए। एक अच्छे उम्मीदवार को चुनिए, क्योंकि ये जिस पार्टी का आप वोट देते हैं वही 5 साल तक सत्ता में रहती है और फिर आपके देश के भविष्य को डिसाइड करती है। अगर आप एक अच्छी पार्टी को नहीं चुनते हैं तो फिर देश के हर सेक्टर पे इफेक्ट पड़ता है। आगामी विधानसभा व लोकसभा चुनाव में पहली बार अपने मत का उपयोग करने वाले युवाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसको लेकर कॉलेज प्रशासन की ओर से भी युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। पहली बार मतदान करने को लेकर छात्र छात्राओं ने बताया कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि उनका वोट बन चुका है, अब वह पहली बार अपने मत का उपयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि वह ऐसा नुमाइंदा चुनेंगे जो छात्रों के हित के लिए सोचे और उनके भविष्य के लिए सजग हो। और मैं अपने साथियों को कहना चाहूँगा जो वोट पहली बार कर रहे हैं उन्हें वोट ज़रूर करना चाहिए। उन्हें किसी के बहकावे में आकर किसी को वोट नहीं करना चाहिए। उन्हें खुद देखना चाहिए, खुद समझना चाहिए, सभी पार्टियों की बातों को सुनना चाहिए, फिर समझना चाहिए कि कौन सी बात उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कौन से वादे पूरे हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते, तभी वोट करना चाहिए, क्यों ताकि सभी लोग इससे प्रेरित हो और देश को विकास की तरफ ले जा सके। तो मैं बहुत हूँ क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम वोट डालना और अपने मन मुताबिक जिसे भी हम लाना चाहते हैं उसको हम वोट डालेंगे। सभी को इनकरेज करूँगी, वोट तो हमारा अधिकार है, सभी को डालना चाहिए, राइट है सभी का, और जो नहीं डालते उन्हें भी वोट डालना चाहिए। और मैं फर्स्ट ईयर इस बार वोट डालूंगा और एक्साइटमेंट तो होती है, देखो है ना, फर्स्ट टाइम कुछ करने लगे तो हालांकि मेरे को भी है एक्साइटमेंट कि डालने वोट्स, और फेयर होनी चाहिए एक तो, और वोट्स हमेशा उसको डालो जो लगता है काम करेगा। और मैं उनको मोटिवेट करता हूँ तुम्हारे वोटर कार्ड्स बनाओ, हालांकि मैं दोस्तों जा भी रहा हूँ कि तुम्हारे वोटर कार्ड्स बने, और मैं उनको हेल्प भी कर रहा हूँ कि वोटर कार्ड्स बनवाने चाहिए।
कॉलेज प्राचार्य संदीप गोयल ने बताया कि छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जिन छात्रों को वोट बने हैं उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। कॉलेज परिसर में कैंप भी लगाया गया है। बच्चों को प्रेरित करने के लिए या समय समय पर जो भी पीछे से हमारे पास ऊपर से गाइडलाइंस भी आती हैं, उसके हिसाब से बच्चों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, वोटिंग राइट्स को ढंग से इस्तेमाल करने के लिए लगातार हमारे अवेयरनेस कैंप्स चलते रहते हैं। हमारे महाविद्यालय में नोडल ऑफिसर डॉक्टर खजान सिंह है इस काम के लिए, जो इस कार्य को खूबी अंजाम दे रहे हैं। और बच्चों से हमारे को बहुत अच्छी फीडबैक मिलती है। बहुत से बच्चे बहुत खुश हैं। जिनको पहली बार वोट करने को मिलता है तो नेचुरल है कि उनके मन के अंदर से खुशी आती है। कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमको भी पहली बार वोट करने का मौका मिल रहा है, पहले तो दूसरों की चुनी हुई सरकार पे हमको सब्र करना पड़ता था, हम अब अपने हिसाब से भी अपनी सरकार चुनेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक जोश है कि वो सरकार को बनाने में अपना योगदान देंगे। राज्य सरकार ने पशुओं के उपचार के लिए पशुपालकों के घर पर मोबाइल वेटनरी यूनिट वैन उपलब्ध करवाई है। इस मोबाइल वैन के माध्यम से आपात स्थिति में पशुपालकों के घर पर जाकर बीमार पशुओं का उपचार किया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने रोहतक के लघु सचिवालय परिसर में हरी झंडी दिखाकर पशुपालन विभाग की इस वैन को रवाना किया। रोहतक जिले को 3 मोबाइल चिकित्सा वैन अलॉट की गई हैं। यह वैन रोहतक, महम व सांपला उपमंडल में पशुपालकों को सेवाएं प्रदान करेगी। अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए 70 मोबाइल वैन की सौगात दी है। उन्होंने बताया कि यह मोबाइल वैन आपात स्थिति के लिए और 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहेगी। पशुओं के उपचार के लिए बनाई गई इस मोबाइल वैन में उपचार से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। रोहतक जिले में डिपार्टमेंट की तरफ से 3 एम्बुलेंसेज मुहैया कराई गई हैं, जिसका हेल्पलाइन नंबर 1962 है। एंड इस एम्बुलेंस के ज़रिए हमारे जितने भी ग्रामवासी हैं, जितने भी हमारे किसान भाई हैं जिनका लाइफ स्टॉक रहता है, और अगर उनके किसी भी पशु को कोई भी किसी भी तरह की समस्या हो जाती है, 12 से लेकर 8 बजे तक ये एम्बुलेंस चलेगी। उनको केवल हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है और एम्बुलेंस विद डॉक्टर उनके घर ही उनके मौके पे पहुंचेगी और वहीं मौके पे उनके पशु का इलाज करेगी। और अगर रात में भी कोई इमरजेंसी हो जाती है तो रात में भी ये सर्विस काम कर सकती है, अगर बहुत ही इमरजेंसी की सिचुएशन रहती है तो। फिलहाल 3 वैन्स हमें मुहैया कराई गई हैं और तीनों की तीनों एक सब डिविजन्स में चलेंगी। फिलहाल तो ये निःशुल्क ही है, इस तरह के कोई भी चार्जेस इसमें नहीं रखे गए। पूरे हरियाणा में चलाई गई है और हमारे रोहतक जिले में हमें 3 वैन्स मिली है। जैसे हमारे पेशेंट्स के लिए एम्बुलेंस रहती है, उसी तरह ये पशुओं की एम्बुलेंस चलाई गई है और ये 12 से लेकर 8 बजे तक डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड करेगी। पशु उपचार पशुपालक के द्वार पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने हिसार जिले को 7 मोबाइल पशुधन एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई हैं। पशुधन एम्बुलेंस के माध्यम से टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करने उपरांत किसानों और पशुपालकों के पशुओं को घर पर ही उपचार मिल सकेगा। चिकित्सा युक्त मोबाइल पशुधन एम्बुलेंस को कॉल सेंटर से जोड़ा गया है। जीपीएस युक्त इन मोबाइल पशुधन एम्बुलेंस से पशु चिकित्सा सेवा की मॉनिटरिंग तथा परामर्श सुविधा प्रदान की जाएगी। योजना के तहत पशुपालकों को मुफ्त पशु चिकित्सा सुविधा के साथ ही पशु चिकित्सालय कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1962 पर परामर्श भी दिया जाएगा। उपायुक्त उत्तम सिंह ने जिले को उपलब्ध करवाए गए 7 मोबाइल पशुधन एम्बुलेंस सेवाओं के बारे में कहा कि मोबाइल पशुधन एम्बुलेंस के माध्यम से बीमार पशुओं को घर जाकर उपचार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मोबाइल पशुधन एम्बुलेंस की सेवा से पशु संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। मोबाइल वेटनरी यूनिट्स जिनका पर्पज ये है कि 24/7 आप 1962 या फिर 112 पे कॉल करके आप सूचित कर सकते हैं, वैन तुरंत पहुंचेगी। इस पे छोटी सर्जिकल यूनिट भी है और 8 किट भी है और वहाँ पे अटेंडेंट भी रहेंगे जो इनकी मदद करेंगे। पशुपालक हैं वो भी अपनी इस पे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कोई भी ऐसी पशु को बीमारी या प्रॉब्लम होती है तो अटेंड करेंगे। इसके अलावा जो सामान्य तौर पे बेसहारा पशु होते हैं उनको भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी। पशुपालन विभाग हिसार के उपनिदेशक डॉक्टर सुभाष चंद्र ने बताया कि यह सुविधा पशुपालकों के लिए 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी सुविधा भी पशुपालकों के लिए 12 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी। इमरजेंसी सर्विस के लिए हमें सुविधा उपलब्ध हो तो इसके हम 24/7 सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसमें टेली कंसल्टेशन भी रहेगा और जो हमारी जो सर्विसेज है इमरजेंसी वो भी 12 से 8 बजे तक हमारी जो मोबाइल वेटनरी वैन्स है वो पशुपालक भाइयों के लिए उपलब्ध रहेंगी। तो 1962 1962 जो डायल 1962 है ये पूरे हरियाणा के लिए है
और इसमें कोई भी पशुपालक भाई या कि कोई भी नागरिक इस पे कॉल करके इन सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।